गुड मॉर्निंग ऑल। सो आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का पहला यूनिट देखेंगे। हम इस नए चैप्टर को शुरू कर रहे हैं इसीलिए क्योंकि इस चैप्टर से जो है आपको बहुत ज़्यादा स्कोरिंग क्वेश्चन आता है। जैसे नोमेनक्लेचर हुआ, फिर इसके लिगैंड के बारे में पूछता है, कभी ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में पूछता है। तो ये छोटा सा यूनिट है लेकिन लेक्चर बन जाएगा वही, क्योंकि डिटेल में बताने के लिए आपको कम से कम 18 to 20 वीडियो लेक्चर बनेगा इसमें। और ये आपके जैम के लिए और गेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छोटा सा टॉपिक्स है और इसको नेगलेक्ट कर दिया जाता है हर जगह में, है ना। तो आप आज इसमें कॉन्सेप्ट देखेंगे बिल्कुल स्टार्ट से, बेसिक, बिल्कुल बेसिक, जो कि वार्नर ने दिया था, है ना। तो जिसको हम लोग जनरली कहते हैं वार्नर्स थ्योरी, इसको कभी कभी कोऑर्डिनेशन थ्योरी भी हम लोग बोलते हैं। तो इसमें क्या किया है इन्होंने, 3 या 4 पॉइंट को इलेबोरेट किया है इसमें। जैसे ऐसे सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता क्या है, देखिए नॉर्मल कॉम्प्लेक्स से ये बिल्कुल अलग होता है। जैसे आप सोडियम क्लोराइड ले लिए, है ना, सोडियम क्लोराइड ले लिए, इसको जैसे ही आप वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा आपका, सोडियम प्लस एंड क्लोराइड माइनस, है ना। लेकिन जब आप कोई कॉम्प्लेक्स लेते हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स लेते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, जैसे मान लेते हैं कि आपने कोबाल्ट और हेक्साएमिन, है ना, कोबाल्ट हेक्साएमिन और क्लोराइड, है ना, कोबाल्ट हेक्साएमिन क्लोराइड लिया। मतलब इसका अगर आईयूपीएसी नेम आप देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका हेक्साएमिन कोबाल्ट, है ना, 3, ऑक्सीडेशन नंबर 3, और फिर क्लोराइड होगा, है ना। सो आपको नोमेनक्लेचर भी बताएंगे कि कैसे ये आता है, लेकिन वो आता है जस्ट वार्नर थ्योरी पढ़ने के बाद, है ना। सो इसमें क्या होता है, जब आप इसको डिजॉल्व करते हैं सोडियम क्लोराइड को, तो ये Na+ और Cl- बनता है ना। लेकिन जैसे ही आप इस कॉम्प्लेक्स को जब आप डिजॉल्व करेंगे, ठीक है, वाटर में, तो ये क्या बनाएगा आपका, ये इस तरह से आयनिक फॉर्म में जाएगा, क्योंकि ये फर्दर नहीं टूटता है ना। सो ये आपको बिल्कुल इस तरह दिखाएगा, यहाँ पर आपका 3+ हो जाएगा और ये 3Cl-, है ना। तो ये इस तरह से टूटता है, करेक्ट। सो हम लोग इसमें यही देखेंगे कि ये जब इनको ऑब्जर्व किया गया कि ये फर्दर नहीं टूट रहा है, इसको तोड़ने के लिए आपको फिर या तो इसको हीट करना पड़ेगा या फिर और कुछ मतलब ये एसिड या बेस रिएक्शन ट्रीट करना पड़ेगा, है ना, अदरवाइज ये और फर्दर नहीं टूटेगा, करेक्ट। सो अब हम लोग क्या मान के चलते हैं, ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, कैटायन, और ये पूरा का पूरा हमारा जो है वो एनायन है ना। जैसे बिल्कुल Na+ और Cl- जैसा, ठीक है। हम बिल्कुल बेसिक देख रहे हैं यहाँ पर कि कैसे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का क्या शुरुआत है। तो अब जो है वार्नर साहब ने क्या किया, उन्होंने ये थ्योरी, इसमें जो है कुछ पॉस्टुलेट्स उन्होंने दिया, तो उसको हम लोग पॉस्टुलेट्स ऑफ वार्नर थ्योरीज के नाम से जानते हैं। तो ये है आपका पॉस्टुलेट्स ऑफ वार्नर्स थ्योरी, है ना। तो सबसे पहला उन्होंने क्या दिया था पॉस्टुलेट्स, उन्होंने कहा था कि कोई भी एलिमेंट्स है जो कि मतलब मेटल है, एलिमेंट्स यहाँ पर हम बात कहेंगे कि मेटल, इसको हम लोग सेंट्रल मेटल कहते हैं। तो जो यहाँ पर ये सेंट्रल मेटल है, ये एलिमेंट्स है, इस पे 2 प्रकार का वैलेंसीज होता है ना, 2 प्रकार का वैलेंसीज। सो 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसीज, है ना। वन इज प्राइमरी वैलेंसी और दूसरा क्या है आपका, सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। तो ये उन्होंने कहा कि मतलब कि उन्होंने ऑब्जर्व किया कि 2 तरह की चीज़ें, क्योंकि जब इस कॉम्प्लेक्स को हम लोग तोड़ते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स तोड़ने के बाद क्या हो रहा है, एक हो रहा है आपका कैटायन और दूसरा एनायन। तो इसमें एक ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है, ठीक है, और दूसरा क्या हो रहा है, एक इसके साथ जुड़ा हुआ है जो कि हम लोग बोलेंगे इसको कोऑर्डिनेशन नंबर आगे जा करके, है ना। जब ये टर्म आएगा तभी हम कहेंगे कि इसको एक कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर, है ना। और सेकेंडरी प्राइमरी वैलेंसी किसको बोलेंगे हम लोग, जो भी ऑक्सीडेशन नंबर होगा किस पे, मेटल पे, इस पे जो भी ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो आपका प्राइमरी वैलेंसी हो गया। और सेकेंडरी वैलेंसी क्या हो गया, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर इन द सेंस कि हाउ मेनी लिगेंड्स आर अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल, है ना, मीन्स हाउ मेनी लिगेंड्स आर डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल मेटल एम्प्टी d ऑर्बिटल। यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है
दैट बॉन्ड इज लाइक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, है ना। सो इसमें क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, तो यहाँ पर लिगैंड से मेटल में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र किया जाता है ना, तो जिसके कारण इस तरह का बॉन्ड बनता है। तो मेटल में क्या होना चाहिए आपका, मेटल में सबसे पहले तो उसमें आपका एम्प्टी डी ऑर्बिटल होना चाहिए, ठीक है। अगर एम्प्टी डी ऑर्बिटल नहीं होगा तो फिर ये लिगैंड अपना इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा और ये बॉन्ड नहीं बन पाएगा, है ना। अगर सिंपल कैटायन या आयनाइन बनना है तो फिर तो आयनिक कंपाउंड बन जाएगा, करेक्ट। सो हमें वो नहीं करना है। यहाँ पर जो भी मेटल का ये जो बॉन्ड बन रहा है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ये मेटल के एम्प्टी डी ऑर्बिटल में जाता है ना। तो आपको पता चल गया प्राइमरी वैलेंसी जो है इसका सेंट्रल मेटल का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो भी इजी है निकालना, वो भी हम आपको बताएंगे। और जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो जो इसका जितने भी लिगैंड इसके साथ अटैच है, और इस केस में क्या है, ये न्यूट्रल लिगैंड है और मोनोडेंटेड है ना। तो आपको वो भी दिमाग में रखना है कि मोनोडेंटेड है कि बाईडेंटेड है कि पॉलीडेंटेड है। पॉलीडेंटेड इन द सेंस मोर देन 2 डेंटेड, है ना, मतलब मोर देन 2 डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन। सो अगर जैसे एमोनिया है, इसके पास एक लोन पेयर है, तो ये मोनोडेंटेड हुआ, तो मोनोडेंटेड इंटू 6, तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ यहाँ पे, है ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर है कि यहाँ कितने लिगैंड इसके साथ अटैच्ड, करेक्ट। तो ये हो गया इनका पहला पोस्टुलेट। अब आ जाते हैं इनके दूसरे पोस्टुलेट्स में। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये जो आपका सेकेंडरी वैलेंसी है, सेकेंडरी वैलेंसी यहाँ पर सेकेंडरी वैलेंसी के नाम से बोला गया है, या फिर इसको आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन, है ना, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन या कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो हमेशा फिक्स्ड रहता है ना। जो सेकेंडरी वैलेंसी है या कोऑर्डिनेशन नंबर है वो हमेशा ही फिक्स्ड रहता है, ये आपका चेंज नहीं होता है, करेक्ट। ये कभी भी आपका चेंज नहीं होता है, करेक्ट। फिर आपका तीसरा पॉइंट क्या आ जाता है, जो मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल बोलेंगे हम जिसको, तो सेंट्रल मेटल क्या करता है आपका, सेंट्रल मेटल क्या करता है, वो सेटिस्फाई करता है दोनों वैलेंसीज को, है ना। प्राइमरी वैलेंसी को भी, मतलब 1 डिग्री वैलेंसी को भी, एंड 2nd डिग्री वैलेंसी को भी जो है ये क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। प्राइमरी वैलेंसी को भी और सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करता है ये, ठीक है। और आपका जो 4th पॉइंट है वो क्या है आपका, ये जो सेकेंडरी वैलेंसी है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है, हमेशा क्या होता है, डायरेक्शनल। डायरेक्शनल इन द सेंस क्या होता है, इसका स्पेस में एक क्या कहते हैं आपका ये एक शेप बनाता है ना, मॉलिक्यूल को एक शेप, एक स्ट्रक्चर देता है, एक जियोमेट्री देता है। तो उस जियोमेट्री को हम लोग कहेंगे कि डायरेक्शनल, क्योंकि इसके साथ क्या लगा हुआ है आपका कोऑर्डिनेशन। ये कोऑर्डिनेशन नंबर है, मतलब लिगैंड इसमें अटैच्ड है। लिगैंड कैसे अटैच रहेगा, वो तो फिजिकली अटैच रहेगा, मतलब कि वो एक स्पेस में क्या होगा आपका कि किस तरह से वो, मतलब किस ओरिएंटेशन में वो डी ऑर्बिटल के साथ लिंक्ड है ना। तो उस तरह से वो एक शेप बनाएगा। तो उसमें हम लोग देखेंगे उसका स्टोकेमिकल आइसोमेरिज्म, है ना, मतलब वो सिस बन रहा है, ट्रांस बन रहा है, फेस बन रहा है या मर बन रहा है ना। तो हम लोग जो है मतलब फेसियल बन रहा है या मेरिडोनियल बन रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, तो ये सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, ये प्योरली डायरेक्शनल है। और ये मतलब कि ये एक क्या कहते हैं, स्टोकेमिस्ट्री बताता है ना। और जो आपका प्राइमरी वैलेंसी है, ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ये पॉइंट जो है आपका थ्योरेटिकल एग्जाम के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि आपका सेकेंडरी वैलेंसी नीचे 4 ऑप्शन दे देगा, डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल, है ना, ठीक है। इस तरह से आपका क्वेश्चन रहेगा। तो ये प्राइमरी वैलेंसी आपका क्या रहता है, प्राइमरी वैलेंसी हमेशा नॉन डायरेक्शनल रहेगा, है ना। नॉन डायरेक्शनल मतलब प्राइमरी वैलेंसी कुछ भी रहे, उसके इसके ज्योमेट्री में कोई असर नहीं पड़ता है ना, मतलब इसके ओरिएंटेशन में कोई असर नहीं पड़ता है। जितना भी ओरिएंटेशन में असर पड़ेगा वो आपका सिर्फ सेकेंडरी वैलेंसी के कारण पड़ेगा, करेक्ट। तो प्राइमरी वैलेंसी हो गया इसका ऑक्सीडेशन नंबर। अब ऑक्सीडेशन नंबर से तो इसको कोई असर नहीं असर नहीं पड़ रहा है ना, तो इसीलिए हम लोग इसको नॉन डायरेक्शनल में रखते हैं। तो सिर्फ इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए वार्नर ने क्या किया, उन्होंने एक कंपाउंड लिया जो कि आपका क्लोरोएमिन कोबाल्ट 3 है ना, क्लोरोएमिन कोबाल्ट 3 लिया उन्होंने लिया क्लोरोएमिन कोबाल्ट 3, है ना। ये कॉम्प्लेक्स उन्होंने लिया, ठीक है। अब ये कॉम्प्लेक्स लेने के बाद उन्होंने सारा एक्सपेरिमेंट अपना किया
ठीक है। और उसने देखा, उसने क्या किया, बस उसने यही किया कि एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट के साथ उसको ट्रीट किया, है ना। एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट करने के बाद उन्होंने देखा कि वो एक अलग ही, मतलब कि नंबर ऑफ आयन कितना दे रहा है, फिर आपका उस आयन के कारण कंडक्टिविटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है, और फिर उसका शेप क्या है। सो बेस्ड ऑन दैट वो ये आइडेंटिफाई किए कि अच्छा इसका मतलब ये हो रहा है कि हमारा जो क्या कहते हैं सेकेंडरी वैलेंसी और प्राइमरी, सेकेंडरी वैलेंसी जो है उसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो अपने आप को फिक्स करके रख लिया है ना, वो चेंजेस नहीं हो रहा है, तो जिसके कारण क्या हो रहा है उस पर चार्ज वेरी कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो क्लोरोएमीन कोबाल्ट लिया उन्होंने, इसको सिंपल आप लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना। इसको आप लिखिए कोबाल्ट, अभी इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं लिखेंगे इसको। तो कोबाल्ट उन्होंने लिया और फिर NH3 6 और फिर 3Cl, है ना। ये कंपाउंड उन्होंने लिया और फिर साथ में क्या किया उन्होंने, सबसे पहले किया उन्होंने कि इस कंपाउंड को, है ना, जो ये कंपाउंड है आपका NH3 6 टाइम्स और फिर Cl3, ठीक है, इसको लेकर के उन्होंने क्या किया, ट्रीट किया एक्सेस AgNO3, है ना। एक्सेस AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट दिया, तो सिल्वर नाइट्रेट जब एक्सेस डाला तो ये क्या बन गया आपका, ये बन गया एक पहले तो एक कैटाइन बना, है ना। एक कैटाइन बनने के साथ साथ उन्होंने देखा कि 3AgCl, है ना, मतलब 3 मोल ऑफ सिल्वर नाइट्रेट उसका यूज्ड हुआ और 3AgCl क्या हुआ, प्रेसिपिटेट बना। तो इससे क्या हमको मिलता है कि ऐसा इस कॉम्प्लेक्स में कुछ है जो कि सिर्फ जो है 3 क्लोरीन को ही प्रेसिपिटेट कर रहा है। तो 3 क्लोरीन को प्रेसिपिटेट कर रहा है, तो अब ये कैटाइन को हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि किस तरह बन सकता है। तो हो सकता है कि ये इस तरह हो, NH3 6 टाइम्स और ये 3 कैटाइन, ये कंपाउंड हो सकता है ना। इसके अलावा और क्या हो सकता है, तो अब क्या होगा देखिए, ये 3 अगर यहाँ पर सिल्वर नहीं होता तो ये होता आपका 3Cl माइनस, है ना। तो यहाँ पर देखिए 3 और एक 4, तो हम लोग कह सकते हैं ना कि यहाँ पर टर है ना, टेट्रा यूनिवैलेंट आयन, टेट्रा यूनिवैलेंट आयन हम इसको कह सकते हैं इजीली, है ना। तो टेट्रा यूनिवैलेंट आयन का मतलब क्या हो गया, आप देखिए है कुछ नहीं, बस यही चीज़ लिखा हुआ है, लेकिन आपको एग्जाम में जब ये टर्म आ जाएगा टेट्रा यूनिवैलेंट आयन किस में होगा, किस कंपाउंड को डिजोल्व करेंगे, 4 ऑप्शन दे देगा, एक ये दे देगा, फिर एक में क्या करेगा, एक क्लोरीन कम, फिर दूसरे में एक और क्लोरीन, या फिर क्या करेगा, एक में अमोनिया कम, 5 अमोनिया, 4 अमोनिया, 3 अमोनिया, बाकी कंपाउंड वैसे ही रहेगा। तो आपको ये टर्म जानना है कि टेट्रा यूनिवैलेंट आयन जो है वो आपका कब बनेगा। तो यहाँ टेट्रा यूनिवैलेंट आयन कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पर ये एक ही हुआ, है ना, ये एक कैटायन और यहाँ पर 3 एनायन, तो 3 और 1 मिलकर के 4 हो गया। तो टेट्रा यूनिवैलेंट आयन, जब इसका कंडक्टिविटी मेजर किया गया तो ये आपका 404 ओम्स के आसपास आएगा, है ना। सो यहाँ से ये कंक्लूजन निकाला कि चलो इसका जो अब जो है इसका शेप कैसा हो सकता है, ये तो ऑक्टाहेड्रल जैसा दिख रहा है और 3 हमको और इसमें जोड़ना पड़ेगा, मतलब इस कंपाउंड का शेप कैसा होना चाहिए। तो उन्होंने ड्रॉ करने की कोशिश किया कि ऑक्टाहेड्रल बना देते हैं, है ना। तो ऑक्टाहेड्रल जैसे ही बनाया तो ये यहाँ पर NH3 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 NH3, तो 6 हो गया हमारा, 3 और 3 6। तो ये क्या होगा, ये आपका इक्वेटोरियल पोजीशन में होगा ये 4 एमिनो ग्रुप, और ये आपका क्या होगा, एक्सियल पोजीशन में होगा, ये कोबाल्ट के अप और ये कोबाल्ट के डाउन में होगा, करेक्ट। तो अब क्या हो गया, ये आपका ऑक्टाहेड्रल बन गया। अब 3 क्लोरीन इसमें, ये 3 क्लोरीन यहाँ पर है, इसको कैसे सेट करेंगे, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि ये क्लोरीन यहाँ पे लगा हुआ है, ये तो आयनिक फॉर्म में है ना, तो ये यहाँ एक लगा हुआ है, ठीक है, और एक पीछे साइड, है ना, ऐसे लगा हुआ है, करेक्ट। तो 3 डायरेक्शन में ये लगा हुआ है, मतलब इस दोनों के बीच में इक्वेटोरियल में ये लगा हुआ है, इस दोनों के बीच में इक्वेटोरियल में ये लगा हुआ है, और इसके बीच में बैक साइड में, है ना, बैक साइड में यहाँ लगा हुआ है ये। तो ये एक प्रोबेबल शेप या ज्योमेट्री हो सकता है इसका, करेक्ट। उसी तरह से उन्होंने क्या किया, अब उनको करना क्या है, उसको अब धीरे धीरे जो है एक एक करके अमोनिया निकालना है। तो अब नेक्स्ट जो है उन्होंने कोबाल्ट लिया और ये 5 लिया, है ना, 5 और 3 क्लोरीन। अब इसको एक्सेस AgNO3 के साथ ट्रीट किया, तो जैसे ही एक्सेस AgNO3 के साथ ट्रीट करेंगे तो फिर से वही चीज़ बनेगा। तो अब क्या होगा, फिर से कैटाइन बना हमारा, और कैटाइन बनने के बाद इस बार हमने क्या देखा, ये सिर्फ 2 मोल कंज्यूम हुआ है ना, ये सिर्फ 2 मोल कंज्यूम हुआ है। सो इट विल बी 2 AgCl, सो
प्रेसिपिटेट हुआ हमारा कितना, तो 2AgCl प्रेसिपिटेट हुआ। तो अब ये कैटाइन को हम सस्पेक्ट मतलब कैसे होगा, हम इसको आइडिया लगाएंगे। तो कैटाइन हमारा क्या बन सकता है, तो कोबाल्ट है ना, ये 5, और फिर हमने क्या कहा था कि कोऑर्डिनेशन नंबर इसका फिक्स रहेगा, अदरवाइज ये इसके अंदर का हम लोग जल्दी से नहीं निकाल सकते हैं ना, क्योंकि जब भी ये टूटेगा NaCl, फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि ये इसी तरह से टूटेगा Na+ और Cl- की तरफ है ना। तो जब भी ये टूटेगा ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स में ये एक जगह पे रहेगा और क्लोराइड एक जगह पे रहेगा, है ना। तो अब देखिए इसमें ये 5 हो गया। अब एक क्लोरीन को ये, अब यहाँ पर तो अरेंज नहीं है ना कि बाहर में है या अंदर में है ना, तो अब एक क्लोरीन क्या होगा आपका इस स्फेयर के अंदर चला जाएगा, है ना, और यहाँ पर हो जाएगा 2+, और इसको हम लोग 2Cl- फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पर आयन कितना हुआ, 2 एनायन और 1 कैटायन। तो ये हो गया आपका टर यूनिवैलेंट आयन, है ना। मतलब यहाँ पर 3 यूनिवैलेंट आयन है, 3 यूनिवैलेंट आयन है यहाँ पर, ठीक है। तो मतलब अगर उसमें भी पूछेगा कि कितना एनायन है और कितना कैटायन है, तो कैटायन हमेशा एक ही रहेगा, एनायन ही सिर्फ चेंज हो रहा है ना। तो ये हो गया आपका टर यूनिवैलेंट आयन, और इसका भी अगर ओम देखा जाए तो 276 या 286 ओम्स के आसपास आया, ठीक है। सो अब जो है इसका 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 शेप देखने के लिए कोशिश किया गया कि क्या बनेगा ये। तो वही पहले तो हमारा ये अंदर में जो है, इसके लिए तो हम तो ऑक्टाहेड्रल बनाएंगे ही, है ना। थोड़ा सा डिस्टॉर्ट होगा शेप, लेकिन अभी हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। हम अभी जो है फिलहाल आपको ये ओवरऑल ज्योमेट्री क्या बनेगा वो दिखा रहे हैं, है ना। वो हम डिस्कस करेंगे, ये बहुत लंबा लेक्चर जाएगा, क्योंकि डिटेल में समझाने के लिए ये लंबा ही जाएगा। एक क्लोरीन हम यहाँ ले लेते हैं। अब देखिए आपका एक क्लोरीन यहाँ पे था, एक क्लोरीन यहाँ पे था, और यहाँ पे क्या होगा, ये क्लोरीन क्या कर रहा है, ये क्लोरीन अब देखिए 2 तरह से काम कर रहा है। पहला क्या कर रहा है, ये प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है, और साथ में ये सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ इस केस में क्या हो रहा था, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, तीनों क्लोरीन क्या कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा था, जो कि कोबाल्ट में 3 ऑक्सीडेशन नंबर है ना। लेकिन इस केस में क्या कर रहा है, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन प्राइमरी वैलेंसी को तो सेटिस्फाई कर ही रहा है, साथ में क्या कर रहा है, ये क्लोरीन आपका सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर में भी इसका काउंट हो जा रहा है। तो 1 2 3 4 5 और 1 6। तो ये क्लोरीन क्या किया, सेकेंडरी वैलेंसी में भी अपने आप को मतलब कि इसको सेटिस्फाई किया, है ना। तो प्राइमरी के साथ साथ सेकेंडरी में भी सेटिस्फाई किया, ठीक है। अब इसी कंपाउंड को आगे लेकर के बढ़ते हैं। अगर हम फिर से अगर इसी कंपाउंड में जो है देखिए कोबाल्ट, है ना। अब इस बार क्या करेंगे हम लोग, अमोनिया को क्या करेंगे 4 टाइम्स ले लेंगे, और क्लोरीन, अब एक्सेस AgNO3 डालेंगे इसमें। अब हमारा क्या बनेगा, फिर से कैटाइन, और ये बनेगा हमारा AgCl, है ना, प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो अब हमको लगता है कि वो आप देख लिए तो अब इजीली हम फटाफट बना देते हैं। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बनने का चांसेस क्या है आपका, NH3, और ये कितना हो जाएगा आपका 4 टाइम्स। तो 2 क्लोरीन यहाँ पे अंदर में आ जाएगा, तो 1 प्लस होगा यहाँ पर, और 1 क्लोराइड यहाँ पे माइनस हो जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बाई यूनिवैलेंट आयन, है ना, मतलब 1 एनाइन और 1 कैटाइन ये बनेगा। अब शेप में भी आप देखेंगे तो ऐसे डायरेक्टली हम आ जाते हैं। बाकी आपने आपको डिटेल में उसके कंपैरिजन में आप इसको डिटेल में निकाल सकते हैं ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ NH3 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 4 हो गया, ये क्लोरीन ये क्लोरीन। अब देखिए ये तो इक्वेटर, ये चार तो इक्वेटोरियल में है, ये दोनों आपका एक्सियल पोजीशन में। तब इन बिटवीन यहाँ पे हमारा एक क्लोरीन था। अब ये क्लोरीन प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है, और ये क्लोरीन भी प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों, ये दोनों क्या कर रहा है, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को ही सेटिस्फाई कर रहा है, करेक्ट। और ये क्या कर रहा है, ये सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी को ही सेटिस्फाई कर रहा है। अब उसी तरह से जो है एक और बचता है NH3 3 टाइम्स Cl3 प्लस एक्सेस AgNO3 अगर हमने लिया तो वही कैटाइन बनेगा, और हमारा सॉरी इस केस में क्या होगा, हमारा कोई रिएक्शन नहीं जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं नो PPT, है ना। तो इस तरह से ऑब्जर्व किए। उस समय में ना उन लोगों के पास वो एक्स्ट्रा NMR थे, ना IR था, ना डायरेक्टली जा करके वो देख सकते हैं कि शेप हमारा क्या बना एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से। लेकिन वो इसीलिए उन लोगों को टाइम भी लगता था, और वो ज़्यादा एक्यूरेट भी होते थे, है ना। अब देखिए इसका शेप अगर आप देखेंगे इसका, तो ये क्या बनाएगा आपका कोबाल्ट, वैसे ही ऑक्टाहेड्रल रहेगा। तो NH3 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 Cl Cl
सी ये क्लोरीन प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी कर रहा है और ये भी कर रहा है, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को सेटिस्फाई है ना। तो ये आपका इक्वेटोरियल पे है, ये दोनों आपका एक्सियल पोजीशन में। तो इस तरह से वार्नर आगे बढ़े कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को लेकर के, है ना। तो ये ऐसा नहीं है कि हमें ऐसे ही इजीली मिल गया, है ना। ये बहुत सालों तक जो है इनऑर्गेनिक में ही रहा। अब धीरे धीरे आप देखेंगे ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, ऑर्गेनोमेटेलिक भी जुड़ने लगा और ये एक अलग ही ब्रांच हो रहा है। हमको लगता है नियर फ्यूचर में जो है आप देखेंगे 5 या 10 ईयर्स में ये एक अलग ब्रांच, जैसे इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल है, एक ऑर्गेनोमेटेलिक भी अलग से बन जाएगा ब्रांच, है ना। जैसे एनालिटिकल अभी धीरे धीरे बन रहा है ना, एनालिटिकल केमिस्ट्री का एक अलग ब्रांच बन रहा है धीरे धीरे। उसी तरह से बिकॉज जिसको पूरा पूरी एनालिसिस में जाना है, ड्रग इंस्पेक्टर हो या फिर फूड इंस्पेक्टर हो, है ना, एफएसएसआई के जॉब में जाना है जिनको, उनके लिए क्या होगा, एनालिटिकल केमिस्ट्री मस्ट है। आप देखेंगे एमएससी भी होती है एनालिटिकल केमिस्ट्री में अलग से, है ना। तो उसी तरह से जो है ये भी एक अलग ब्रांच हमको लगता है नियर फ्यूचर में बनने जा रहा है, क्योंकि ऑर्गेनोमेटेलिक का यूज़ इतना ज़्यादा है और ये इतना अच्छा और सटीक रिजल्ट देता है कोई भी रिएक्शन के लिए कि लोग अब इस केमिस्ट्री के प्रति ज़्यादा जाने लगे हैं। अगर आप देखेंगे कि आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन भी अगर बनता है जैम में या सीएसआईआर या गेट में, तो आप देखेंगे कि उसमें ऑर्गेनोमेटेलिक घुसा हुआ है। क्यों? वो अब प्योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपके पास क्वेश्चन बहुत कम रह गया। अगर 25 या 30 क्वेश्चन उसको ऑर्गेनिक से पूछना है तो मुश्किल से 5 या 6 क्वेश्चन आपको प्योरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रहेगा। बाकी आप देखिएगा वो आपका इसके साथ मैच रहेगा, जो भी आपका ये ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री के साथ मैच रहेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है ना, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बहुत अच्छे से जानना है, उसका ज्योमेट्री जानना है, ताकि रिएक्शन किस साइड से हो रहा है, करेक्ट। ये सारा चीज़ आपको यहाँ पर नोटिस करना है। तो ये आपका बिल्कुल बेसिक था वार्नर थ्योरी। अब नेक्स्ट जो है हम लोग देखेंगे क्लास में कि कैसे हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे, कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे सेंट्रल मेटल का, है ना। तो नोमेनक्लेचर के लिए जो है वो भी बहुत ईजी है, मैं बहुत ईजी वे में आपको बता दूंगा। अभी थोड़ा सा आपको ये टॉपिक थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, क्योंकि आप सोचेंगे कि ये तो हमको पता है, तो पता है तो अच्छी बात है, आप इसको और एक बार ब्रश अप कर लेंगे। और जिनको नहीं पता है उनके लिए ये बहुत ही अच्छा चीज़ है कि आप इस टॉपिक को नहीं छोड़ेंगे, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स और ऑर्गेनोमेटेलिक, क्योंकि ये नेग्लेक्टेड टॉपिक्स में आ जाता है और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ना। आप अगर किसी टॉपर से पूछेंगे कि सीक्रेट क्या है, तो वो इन टॉपिकों को अपने पास हमेशा रखता है। और फिर लास्ट में, जैसे ये थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको बता रहा हूँ, जैसे ही आपका ये पार्ट हो जाएगा, मतलब कि थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे हम लोग, मैं आपको इसका शॉर्टकट भी देने लगूंगा कि इजी वे में आप कैसे बता सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कौन सा लिगैंड लगा हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। मतलब कॉम्प्लेक्स को देखने के साथ ही आप उसका ऑक्सीडेशन नंबर बता देंगे, है ना। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट इसमें है EAN रूल, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, है ना, जो है वो कैसे आप नंबर को काउंट करेंगे, है ना। तो बहुत ईजी है, बहुत इजी वे में हम इनको बताएंगे, बस इसको नेगलेक्ट हुआ है और कुछ नहीं। अदरवाइज ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इजी है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।